नमस्कार दोस्तों, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स इस कोर्स के माध्यम से मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि इन दोनों न्यूज़पेपर्स की वैल्यू कितनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप खुद भी नोट्स बनाते हो या आप किसी और के लेक्चर्स वगैरह देखते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि इनको किस डेप्थ में पढ़ना है, एग्ज़ाम में कितना रेलेवेंट है। जो डेली डेली बहस मुद्दे चलते रहते हैं उनको ऐसा नहीं कि आप रोज़ रोज़ बैठ के नोट्स बनाते जाओगे, ऐसा नहीं होता। मैं आपको 5-7 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, आप और भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जेसी बोस ये न्यूज़ में क्यों आए? क्योंकि रिसेंटली कुछ शोधकर्ता हैं, उन्होंने क्या पाया कि जब प्लांट्स हैं उनको तनाव में डाला जाता है, स्ट्रेस में डाला जाता है, तो वो अल्ट्रासोनिक रेंज में हाई पिच साउंड लेके आते हैं जो बहुत अलग होती है, डिस्टिंक्ट साउंड होती है। तो कहानी यहाँ तो शुरू नहीं हुई थी, कहानी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। वक्त ये था जेसी बोस का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट में से एक है, ऑलमोस्ट पहले इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने पावरफुल इम्पैक्ट डाला मॉडर्न साइंस पर, बहुत बड़े बड़े नामों से भी पहले। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्लांट्स सेंसेशन एक्सपीरियंस करते हैं, वो प्लेजर और पेन भी एनिमल्स की तरह दिखाते हैं। इन्होंने तो 1-2 कदम आगे जाके जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें भी ये बताया कि उनमें भी सेंसेशंस होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडियन फ़िलासफ़ी से जोड़ दी गई और फाइनली रिजेक्ट कर दी गई। आपको समझ में आएगा कितना अन्याय हुआ। ये वो टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस। मेंस में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडियन साइंस, इस पे क्वेश्चन सीधे बनता है और इस बार हो सकता है इनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए, क्योंकि कई दिन तक ये न्यूज़ में रहने वाला है। दूसरा, प्रीलिम्स में आप इनसे रिलेटेड चीज़ें समझो कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक हमने प्लांट वाली चीज़ समझ ली। इन्होंने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ऊपर काफ़ी काम किया, बहुत टैलेंटेड माने जाते थे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम किया इन्होंने, बायो और फिजिक्स दोनों में। ये माने जाते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल माइक्रोवेव रेंज में, माइक्रोवेव रेंज क्या होती है, जहाँ टेलीफोन चलता है, उस रेंज में इन्होंने कोलकाता में एक ऑडियंस, एक दर्शकों की जो ग्रुप है, जमावड़ा है, उसके सामने दिखाया कि कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह इस का उपयोग करके बेल घंटी बजा सकते हो दूसरी तरफ। लेकिन अब क्योंकि आप भारतीय हो और उस टाइम पे भारत दूसरों के अधीन भी है, इस वजह से उनकी चीज़ को वैल्यू नहीं दी गई। वो पहले थे इस वजह से रेडियो रिसीवर को जिन्होंने डिस्कवर किया, वायरलेस टेलीग्राफी को डिस्कवर किया। लेकिन जो मार्कोनी थे, इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अटलांटिक में सेम एक्सपेरिमेंट कर दिया। उनको ही माना जाता है कि रेडियो के इकलौते आविष्कारक हैं, सोल इन्वेंटर ऑफ द रेडियो। उनको बाद में उस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला जो बोस ने पहले ही कर दिया था। बोस को सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी कि ठोस अवस्था भौतिकी में कुछ शुरुआती योगदानकर्ताओं के रूप में जाना जाता है। इनफैक्ट नाम ज़रूरी नहीं, बस आप ये ध्यान रखना कि एक वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 1977 में। उन्होंने क्या कहा, ये सब आप कंक्लूज़न वगैरह में लिख सकते हो अगर याद रह जाए तो, अदरवाइज़ बस उन्होंने कहा है कि बोस अपने समय से लगभग 60 साल आगे थे। उन्होंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनका अनुमान पहले ही लगा लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उनके कुछ वर्क कंट्रोवर्शियल भी हुए, जैसे मैंने बताया कि प्लांट के अलावा ये निर्जीव चीज़ों में भी इन्होंने कहा अगर आप उनको स्टिमुलस देते हो, उत्तेजना देते हो, तो आंसर कर सकते हैं। तो उन्होंने तो ये कहा था कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच में। इस चीज़ को बाद में इंडियन फिलोसफी से भी जोड़ दिया गया, तो यही इम्पोर्टेंट है। अब बिहू फेस्टिवल हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। बिहू को लेकर कुछ नागा जो ट्राइब्स के लोग हैं उन्होंने कहा हमारे साथ आपने गलत कर दिया। बिहू क्या है? तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड इंडो आर्यन परंपराओं का एक सिंथेसिस है। 3 इम्पॉर्टेंट नॉन रिलीजियस फेस्टिवल है, नॉन रिलीजियस असम के। पहला है रोंगोली और बोहाग बिहू, ये अप्रैल में होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्प्रिंग वसंत त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा कोंगाली और काठी बिहू। कोंगाली और काठी बिहू क्या है? अक्टूबर में होता है। उदासी भरा और मितव्ययी त्यौहार है, पैसा नहीं होता है, शॉर्ट सप्लाई का समय है, आपूर्ति नहीं है, एनिमिस्टिक त्यौहार है, ठीक है। ये कोंगाली या काठी बिहू हो गया। देन भोगाली या माघ बिहू, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कम्युनिटी में खूब दावतें होती है, खूब खाना होता है, चलेंगे कभी असम साथ में। फिर टेलियोस 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसरो लॉन्च कर रहा है, जो स्पेस की इकनॉमी है उसमें इंडिया का रोल विद टाइम बढ़ा है। PSLV के 55वें मिशन, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं होता 55वां, 52वां, 56वां, जब तक कि आप PSC की तैयारी नहीं कर रहे हो। बस ठीक है, PSLV से लॉन्च करते हैं हम, GSLV से तो क्या ही कर लेंगे। सिंगापुर का सैटेलाइट है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो धरती को देखेगा। अब ये चीज़ अगर आपको पता हो, जो भी धरती को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, लो अर्थ ऑर्बिट में डालोगे,
कम्युनिकेशन के लिए आप हाई अर्थ ऑर्बिट में डालोगे। वो सिंपल सी चीज़ है ना, अगर आपको कैमरा चाहिए जूम करके पास में लेके आओगे ना, कम्युनिकेशन में क्या, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आप जितनी दूर ले जाओगे उतना एंगल वो ज़्यादा कवर करेगा। अगर आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट इतनी पास ले आओगे तो यही इतना ही एंगल कवर करता है, राइट, इतना। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में तो नहीं जाएंगी, वो हायर या फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जाती हैं। बस ये हमने पढ़ाई है ऑलरेडी, नहीं पढ़ा तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है। फिर मुख्य परीक्षा के लिए सेम सेक्स मैरिज हर रोज़ न्यूज़ में आएगा, डिबेट चलेगी, पढ़ो बढ़िया, पढ़ के छोड़ दो बस, ठीक है। कल सेंटर ने कहा था कि ये क्यों गलत है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम क्यों इस पर बहस करना चाहेंगे। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ उनके अंडर बनी है। नाम आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि किसके अंडर बनी, बस ये चीज़ें इंटरव्यू के लिए पता होनी चाहिए, इन जनरल भी पता होनी चाहिए। आप देखो समझो, जब हम UPSC की तैयारी करते हैं तो जनरल नॉलेज जो होनी चाहिए वो भूल जाते हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो भूल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज से भी आउट ऑफ टच हो जाओ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर आपको पता है संवैधानिक पीठ क्या होती है, कितने मिनिमम जजेस होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग बताते तो हो नहीं। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि एक पुरुष की या एक महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है, ऐसा कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है मैन या वुमेन का। आप जो उनके जननांगों से डिसाइड करते हो आज तक पुरुष या महिला को, उससे कहीं ज़्यादा जटिल प्रश्न है। इस पे हमें डिबेट करनी पड़ेगी, ये मेन मुद्दा ये है। तो सेम सेक्स मैरिज जो सेंटर ने कहा ये एक न्यू इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की बात है, बात वो सब है ही नहीं। बात ये है कि आप किसे पुरुष मानोगे, किसे नहीं मानोगे, क्या ये सिर्फ जननांगों से डिसाइड हो जाएगा। आप समझ रहे हो किस लेवल पे कोर्ट जा रही है, किस लेवल पे दुनिया जा रही है, ठीक है। सिविल यूनियन, सिविल यूनियन क्या होता है। अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने एक चीज़ और कही कि हम ये जो पूरी चीज़ देखेंगे सिविल यूनियन के तहत देखेंगे, मैरिज का उसे दर्जा नहीं ही देंगे। सिविल यूनियन क्या होती है, एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है। सपोज एक मेल के साथ रहना चाहता है या फीमेल के साथ रहना चाहती है, तो उनको जहाँ मैरिज लीगली अलाउ नहीं की गई थी वहाँ उनको सिविल यूनियन का दर्जा दिया गया। उनके राइट्स हैं, सिमिलर होते हैं, जो कि एक विवाह में दिए जाते हैं। तो ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड ओरिजिनली फॉर सेम सेक्स कपल्स, जहाँ पर लीगली सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं थी। तो उसके साथ वही राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगे, चाहे वो रोज़गार हो, विरासत, संपत्ति, जो भी राइट्स हैं सब सेम मिलेंगे, ठीक है। कोर्ट ने यही कहा कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट में सिविल यूनियन के तहत ही इसको हम लेके आएंगे सेम सेक्स मैरिज को, अगर बात भी करते हैं तो। 2015 में एक ये जो केस है, अगर आपको याद हो जाए, ओबरगेफल, जो भी आपको ओबरगेफल, ये USA का केस है। तो USA का ये केस था, उन्होंने पूरी कंट्री में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया था, ठीक है। मीडिया वन केस है, लगातार न्यूज़ में चलता रहेगा। बस एक ये इम्पॉर्टेंट केस है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा कि कोई सिटीज़न स्टेट पर क्वेश्चन उठा सकता है और उसे आप गवर्नमेंट को नेशन, राष्ट्र के साथ जोड़ के नहीं देखोगे। राष्ट्र अलग है, नेशन अलग है और सरकार अलग है। आप स्टेट को क्वेश्चन कर सकते हो। जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस उससे नहीं देखना चाहिए, उस पर पर्दा डालने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत अलग कॉन्सेप्शन है। फिर थर्मल स्ट्रेस की बात की गई कि लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है वहाँ पर थर्मल स्ट्रेस एक थ्रेट है, जिसकी वजह से सस्टेनेबल लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं हो रही, स्थायी पशुधन खेती नहीं हो रही। 95% से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सारी क्रॉस ब्रीड कैटल, जो क्रॉस ब्रीड मतलब विदेशी गाय हम कहते हैं ना, हाइब्रिड, उनके जो उनका जो थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल टॉलरेंस है, सॉरी, वो काफ़ी कम है जब हम कंपेयर करते हैं जो आपकी देशी किस्में हैं, देसी वैरायटी हैं। और जैसे जैसे क्लाइमेट बढ़ता जाता है, सस्टेनेबल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एक टफ टास्क बनता है। इस पूरे में कहानी क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए, एक कीवर्ड, बस इतनी चीज़ के लिए पूरा ये आर्टिकल लिखा गया। रिप्रोडक्टिव साइकिल भी अफेक्ट होती है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। देन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टेस्ट विद टाइम, जब से हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा दिखी हैं रिसेंट कुछ टाइम में, डिबेट का मुद्दा बनी है, तो कुछ ऐसी डिबेट चल रही है कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टेस्ट आप ले आओ, जैसे UPI ले आए, इससे पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आप लाए थे, मनरेगा लाई, इसी वजह से यूनिवर्सल टेस्टिंग ले आओ। तो अर्ली डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक पहचान बीमारी की क्यों की जाती है, ताकि आप प्रोबेबल डिजीज़ पहले ही निकाल लो।
और उसको कंफर्म करो एक और टेस्ट करके। तो इसमें फिर प्लस माइनस दोनों हैं, आप समझ रहे हो। इसके एथिकल इश्यूज़ भी होंगे कि इंडिया कैसे प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैनेज करेगा, क्या इसका मिसयूज़ नहीं होगा, और हेल्थ बजट ऑलरेडी इंडिया में कम है लोगों का, लाइक दैट। फिर विकीपीडिया हम काफ़ी ज़्यादा रेफ़र करते हैं। तो पार्लियामेंट में एक इशू आया, कुछ कहीं पर किसी म्यूज़ियम के बारे में विकीपीडिया पे गलत लिखा है। मैंने भी खुद कई बार ऑब्जर्व किया विकीपीडिया पे कई चीज़ें मैनिपुलेटेड होती हैं। अब देखो वहाँ पे रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं, तो एक्सपर्ट्स नहीं बताए जाते, विशेषज्ञ कौन है इसका खुलासा नहीं किया जाता। मेरे ख्याल से ये मेंस प्री कहीं नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए, सिर्फ विकीपीडिया पे डिपेंड होके मत बैठना। फिर मेंस 300 के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। ये कोर्स जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स, ये इस कोर्स के बारे में है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, एंड जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कभी वीडियोज़ मिस होती हैं तो हम आगे पीछे उनको कवर कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।